हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो देखो, जो रेडिएशंस होती हैं उन रेडिएशंस की जो एनर्जी है उसके प्रोपागेशन अर्थात वो किस तरह चलती है, उनके प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने ये कहा था कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उनकी जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में चलती है और इस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इसने कहा था कि रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट्स एज अ वेव इन विच हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। समझ गए ना कि प्रोपगेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी एक्सप्लेन्ड बाय द मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू हिम, रेडिएंट एनर्जी प्रोपगेट्स एज अ वेव इन व्हिच हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड्स व्हिच आर ऑसिलेट एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब है कि यह रेडिएशन या वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन के लंबवत परपेंडिकुलर ये जो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके परपेंडिकुलर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ गए ना कि जो विकिरण ऊर्जा है उसका अभिगमन एक तरंग के रूप में होता है। मैक्सवेल ने ये कहा है और इस तरंग के साथ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र संलग्न होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर और जिस दिशा में तरंग चल रही है, वेव चल रही है, उसके भी लंबवत होते हैं। तो देखो डायग्राम से समझते हैं। मतलब ये है दो डायरेक्शन, एक्स और ये हो गया एक्स और ये है वाई। तो ये हमारे ये वेव्स के फॉर्म में चल रही है, मतलब इस तरह से तरंगें बन रही हैं। तो उसने ये कहा है कि इसमें दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे के राइट एंगल में है 90 डिग्री में, और इस तरह से जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है उसके भी राइट एंगल में। तो इस तरह की वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज वेव्स आल्सो प्रोड्यूस्ड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर दीज वेव्स या रेडिएशंस, ठीक है, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ गए ना? इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाएं, फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले आप इसे बना लें। अब देखो, हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMR। तो पहला पॉइंट है कि ऑल EMR अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ गए ना? हम देखेंगे कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो उनमें जितनी भी वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वैक्यूम लें, मीडियम चेंज होगा तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन सबकी जो वेलोसिटी है उस मीडियम में भी सेम आएगी। समझ गए ना? तो पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ऑल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन विद सेम वेलोसिटी, अर्थात सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण समान वेग से चलती हैं। अगर हम एक निर्वात लें तो इनका वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। दूसरा है कि नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ दीज रेडिएशन या वेव्स। मतलब इनके अभिगमन, इनके प्रोपगेशन के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये वैक्यूम में भी चलती है।
समझ गए ना, अर्थात इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी ये चल सकती हैं। तीसरा है कि हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इट मींस हैविंग डेफिनेट वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मतलब इनमें वेव के सभी कैरेक्टर्स, तरंग संख्या, तरंग आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, मतलब वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, जो भी हो सकते हैं वेव्स की, वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ गए ना, यही लिखा है। और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक सरल रेखा में अभिगमन करती है। समझ गए ना, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने इनके बताए, तो आप इनको नोट करें। अब हम आते हैं वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है वेव लेंथ। वेव लेंथ लैम्डा, जिसका सिंबल होता है तरंग दैर्घ्य। तो देखो ये क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट्स और टू नियरेस्ट ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ। अर्थात किसी भी तरंग के दो निकटवर्ती श्रृंगों, मतलब जो इस तरह से ये हाइट शिखर बन रहे हैं, तो दो निकटवर्ती क्रेस्ट, नियरेस्ट क्रेस्ट, दो निकटवर्ती श्रृंगों, या इनको बोलते हैं नियरेस्ट ट्रफ, गहराई, गड्ढे, तो इसके और इसके, तो दो नियरेस्ट श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। चाहे ये ले लें और चाहे ये ले, तो ये कहलाता है वेवलेंथ। इसकी जो यूनिट है एक होती है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर। माइक्रोन 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर या 6 मीटर, या नैनोमीटर में होती है 7 और 9। नैनोमीटर से 9 याद रखना है, 10 टू द पावर -9। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन या टोटल नंबर ऑफ वेव्स या टोटल नंबर ऑफ वेव लेंथ इन 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडिएशन, अर्थात 1 सेंटीमीटर की रेडिएशन ली जाए लेंथ में, तो उसमें कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसमें कितनी वेव्स बन रही हैं, या उसमें कितने तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ आ रहे हैं, वही क्या कहलाता है, वेव नंबर। इट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, मतलब ये वेव लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि वेव लेंथ अगर बड़ी है तो वेव नंबर कम आएंगे, वेव लेंथ छोटी है तो वेव नंबर ज्यादा आएंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर ऐसे पास 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 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो वेव ज्यादा से ज्यादा आएंगे। अगर मान लिया जाए कि ऐसे वेव बन रहे हैं, दूर दूर वेवलेंथ ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेंटीमीटर में कम आएंगे। तो इस तरह से वेवलेंथ बड़ी तो वेव नंबर कम होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप वेवलेंथ को अगर मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स में लिखी जाएगी, सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखी जाएगी। तो जहां हम ऐसा यूनिट का यूज करेंगे वहां हमें इसे मीटर इनवर्स में लेंगे और वेवलेंथ को हम मीटर में लेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, वेव नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ, ठीक है, रेडिएशन, और वेवलेंथ है दो नियरेस्ट क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें। ओके, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू एनी पॉइंट इन 1 सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से गुजरने वाले नंबर ऑफ वेव्स ही क्या है, फ्रीक्वेंसी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, मतलब वेव नंबर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। या हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वेव के, वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। समझ गए ना। 1 सेकेंड में कुल तरंग के दोलनों की संख्या या किसी एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति।
ये तरंग संख्या के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेव नंबर। जितने ज्यादा वेव नंबर उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इसे न्यू बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू सिंबल है जो इसको न्यू बोलिए। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये है लाइट, ठीक है, वेलोसिटी, जो कि फिक्स है। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और v बार की जगह 1/λ ले तो ये हो जाएगा न्यू = c/λ। यूनिट होगी तो लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये मीटर इनवर्स में, तो ये हट गए तो बचा सेकंड इनवर्स। इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, इसी को बोलते हैं सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। समझ गए ना? तो इस तरह से ये था हमारा फ्रीक्वेंसी, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का वेग। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, मतलब है कि वेव द्वारा 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई या कितनी डिस्टेंस चली गई, वही उसकी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। समझ गए ना? वेलोसिटी। ऑल वेव्स ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। अभी हमने भी इससे पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जितनी भी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो स्पेक्ट्रम में होती हैं, उनकी सबकी वेलोसिटी सेम होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है उसकी लैम्डा अर्थात वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब लाइट वेलोसिटी है जो कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ जो होगी क्या होगी? कम हो जाएगी। अर्थात ये लिखा है कि दस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज शॉर्टर वेवलेंथ, और उसका उल्टा व्हाइल अ वेव, ठीक है, ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी हैज लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब अगर कोई वेव ज्यादा बड़ी है, उसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ताकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहे। समझ गए ना? कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो आवृत्ति कम। क्यों? क्योंकि इनका गुणनफल स्थिरांक है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये वेलोसिटी है। फिर एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जैसे यहां से वेव चली और यहां फिर उसी फेस में आ गई, तो ये कंप्लीट क्या हो गया? साइकिल हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल मतलब यहां से चल के यहां तक पहुंचने में जो वेव है उसको, जो एक ऑसिलेशन है, एक साइकिल को पूरा करने में क्या टाइम लगा, उसी को क्या बोला जाता है? उसका आवर्तकाल। ठीक है, कि एक कंपन या चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, यही कहलाता है आवर्तकाल। ठीक है, जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम पीरियड कम। तो इस तरह से, और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी सेकंड पर साइकिल। तो इस तरह से वेलोसिटी हो गई और टाइम पीरियड। एक चीज और बचती है और वो है एम्पलीट्यूड, आयाम। ठीक है, एम्पलीट्यूड, इसे ए सिंबल ए होता है, आयाम। तो आयाम क्या कहलाएगा? ठीक है, कि जो हाइट होती है, हाइट ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, या डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब ये है कि ये वेव बनी हुई है, तो इसकी ये हाइट या ये कहलाएगा, ये कहलाएगा। मतलब है तरंग, तरंग जो होता है कि ऊंचाई या गर्त की गहराई, उसी को बोला गया है ए, एम्पलीट्यूड। समझ गए ना? तो इस तरह से वेव के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। ठीक है, वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेव नंबर हो गया, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी हो गई, और उसका टाइम पीरियड। तो आप इसे नोट करें। हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, अब देखो, मैं
कुछ एग्जांपल बताता हूँ न्यूमेरिकल। जैसे लैम्डा आपको दे दिया 1000 एंगस्ट्रॉम, आपको निकालना वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आप वेव लेंथ को मीटर में चेंज कर लें। 1000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हटा के 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि 3 ठीक है जो है 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। वेव नंबर निकालें 1/λ, तो इसको ऐसा लिखें, तो ये आ गया हमारे पास 1/10⁻⁷ मीटर, तो ये हो गया 7 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो c × v बार, तो c है लाइट वेलोसिटी जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमारे पास v बार आया था 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स, या इसी को हम बोलते हैं क्या, हर्ट्ज। टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड इनवर्स में आ जाएगी, सॉरी सेकंड में था तो हमारा ये सेकंड में ही आएगा, सॉरी सेकंड में आ जाएगा ये वैल्यू। अब दूसरा मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैंने फ्रीक्वेंसी दी है 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो पूछा है कि वेवलेंथ और वेव नंबर क्या होगा। तो देखो वेवलेंथ, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी हमारे पास मेगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज, तो हम इसे इतना हर्ट्ज में लिख सकते हैं 3 × 10⁻, ठीक है 8 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो अब आप फॉर्मूला लगाएं तो वेवलेंथ आ जाएगा, तो वेवलेंथ आ गया 1 मीटर, ठीक है, और आपसे पूछा गया v बार, तो 1/, ठीक है v बार करेंगे तो आपको निकालना 1/λ, तो 1/1, और ये क्या था आपके पास मीटर इनवर्स में, तो जो v बार है वो आ जाएगा आपके पास 1, सॉरी ये था मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर इनवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना, टाइम पीरियड, इनको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दे रखे होंगे बुक्स में, अच्छी तरह से एक्सरसाइज में देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सारे पॉइंट्स जितने भी डेफिनेशन वाले थे और उनका जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताए। अब आप इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।